नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के टॉप 15 ऐसे प्रश्न जिसे हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो आइए देखते हैं आज का यह 15वां वीडियो। मॉडल पेपर छोड़िए और ओरिजिनल पेपर को देखिए। मॉडल पेपर जो मार्केट में आते हैं उसे हल करने से पहले आप 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों को हल कर ले, उतना ही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। आपको मार्केट के नकली मॉडल पेपर को जो कि स्तरहीन है उन्हें देखने की कतई जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न है और यह प्रश्न है दिशा परीक्षण से संबंधित। तो यहां पे कहा जा रहा है कि धनेश दिनेश से दक्षिण में है। धनेश जो है दिनेश से दक्षिण में है, यानी कि दिनेश यहां पर है और धनेश जो है दिनेश से दक्षिण में है। जो यहां पर जो का मतलब बस आप समझिएगा, जो का मतलब होता है दूसरा नाम। तो पहला नाम है धनेश, दूसरा नाम है दिनेश, यानी दिनेश के लिए बात कही जा रही है, यानी ये दूसरा नाम है। या ये भी कह सकते हैं जो का मतलब होता है जो से ठीक पहले जो नाम दिख जाए। तो जो से ठीक पहले नाम दिनेश दिख रहा है, तो अगर ना समझ में आ रहा है तो जो को काट कर यहां पर ठीक इससे पहले वाला नाम यानी कि दिनेश लिख कर आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो ऑनलाइन परीक्षा में आप लिख नहीं पाएंगे, बस जो के जगह पे इससे ठीक पहले वाला नाम पढ़ के आगे बढ़ जाएगा। यानी कि यहां पे क्या पढ़ेंगे, तो दिनेश सुरेश के पश्चिम है। दिनेश जो है सुरेश के पश्चिम में है। दिनेश जो है सुरेश के पश्चिम हाथ की तरफ, पश्चिम की तरफ है। फिर लिखा है जो, तो जो से ठीक पहले जाइए, क्या दिखा, कौन सा नाम दिखा, तो सुरेश दिखा, यानी कि जो के जगह पे अब सुरेश पढ़िएगा। यानी सुरेश दीपन के पश्चिम में है। सुरेश जो है दीपन के पश्चिम में है। सुरेश जो है दीपन, यानी यहां पे लिखना पड़ेगा आपको दीपन। सुरेश जो है दीपन के पश्चिम में है। अब पूछ रहा है दीपन के संदर्भ में जिस नाम के आगे संदर्भ लिखा रहे या जिस नाम के आगे से लिखा रहे, जैसे अगर लिखा रहता दीपन से धनेश की दिशा में तब भी यही बात, या दीपन के संदर्भ में धनेश की दिशा में तब भी यही बात। यानी जिस नाम के आगे संदर्भ या से लिखा रहे उसी दीपन के बाद से या संदर्भ लिखा है तो दीपन के पास ही प्लस का निशान बना के यहीं पे बीच में खड़े होकर कल्पना करिए कि अगला व्यक्ति यानी कि धनेश किस दिशा में, तो धनेश किस दिशा में है, तो ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम के बीच में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है पूर्वानुमान कथन और पूर्वानुमान से संबंधित। एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जाता है। तो सही बात है, अगर अच्छी चीज है तो भले ही कितनी महंगी हो बिकी जाता है, तो सामान्य सी बात है, तो दिमाग में बैठाना आसान है। अब इस आधार पे हम पूर्वानुमान क्या लगाएंगे, यानी कि इस कथन को कहने से पहले क्या सोचा गया होगा, यानी इस कथन को कहने वाले ने क्या उसके मन में अवधारणा रही होगी, यही हमें बताना होता है। तो एक अच्छा उपन्यास महंगा होने के बावजूद भी खरीदा जाता है यानी कि बिक जाता है। तो अब इससे पूर्वानुमान क्या निकाला जा सकता है, कुछ उपन्यास औरों से यानी अन्य से बेहतर होते हैं। यानी कुछ उपन्यास जो होते हैं अन्य से बेहतर होते हैं का मतलब कुछ उपन्यास थोड़ा सा खराब होते हैं, कुछ उपन्यास मध्यम श्रेणी के और कुछ उपन्यास बहुत अच्छे होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कुछ उपन्यास जो होते हैं अन्य उपन्यासों से थोड़े से बेहतर होते हैं। तो क्या ये पूर्वानुमान इसमें छुपा हुआ है, तो हाँ छुपा हुआ, क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है कि एक अच्छा उपन्यास महंगा हो भी तो बिक जाता है। यानी ये कथन में ही बोल रहा है कि अच्छा उपन्यास बिक जाता है। यानी इससे बात से ये पता चला कि यानी कि महंगा अच्छा उपन्यास बोल रहा है, यानी कि कोई खराब उपन्यास भी होता होगा, तभी ये बोल रहा है कि अच्छा उपन्यास। यानी कि कुछ उपन्यास जरूर ऐसे होंगे जो अन्य से बेहतर होंगे, यानी कि अन्य से अच्छे होंगे, तो ये बिल्कुल निकलता है। दूसरा, ज्यादातर किताबें महंगी होती है, तो ये नहीं पता चला, ये तो खुद बोल रहा है कि अगर अच्छा उपन्यास महंगा भी हो तो बिक जाता है, यानी कि कुछ कुछ महंगी चीजें भी बिक जाती हैं। जबकि ये इसका ठीक कह सकते कि उल्टा है कि ज्यादातर किताबें महंगी होती है, ऐसा इसमें से नहीं निकला। यानी कि केवल पूर्वधारा एक इसमें अंतर्निहित है, हमारा आंसर हो जाता है बी। अब ये प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहां पर लिख रहा है 4 को 1 कहा जाए, 8 को 2 कहा जाए, तो 20 को क्या कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 4 के बदले में 1 लिखा, क्या किया है, इससे अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग लिखेंगे 4 को
यानी ये 4 को क्या कहा जाए, 1 कहा जाए। और फिर समझाने के लिए एक और लिखा है कि 8 को 2 कहा जाए। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि तब 20 को क्या कहा जाएगा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर कितने का अंतर है, यहां पर अंतर है 4 का, यानी 4 के बाद 4 बढ़ रहा है तो यहां पे 1 के बदले में 2 हो गया। तो फिर यहां पे 12 को क्या कहा जाएगा, 4 को 1 तो 8 को 2 तो 12 को 3 कहा जाएगा। यहां भी 4 ही का अंतर है। और फिर 12 के बाद फिर 4 बढ़ा दिया जाए, यानी कि 16 को तब क्या कहा जाएगा, तो 16 को यानी 16 को कहा जाएगा 4, तो 20 को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो 20 कहा जाएगा। एक तरीके और से हम लोग सोच सकते हैं कि बस इतना हमारा आंसर में है कि भागे 4 कर रहा है, 4 का भाग देना है। तो यहां पर अगर 4 को कह रहा है 1 और 8 को कह रहा है 2, यानी कि 4 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 एकम हम 4, फिर इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 2 8 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 12 रहेगा तो 4 3 12, यहाँ पे 16 रहेगा तो 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, इसी तरह से 20 रहेगा तो 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, यानी वैसे भी हमारा आंसर आ जाता है 5। यानी इन दोनों ही तरीके से हमारा आंसर 5 आता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो अंगूठी वैसे तो उंगलियों में पहना जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह उंगली भी हाथ का ही हिस्सा है। घड़ी भी हाथ में ही पहनी जाती है, चूड़ी भी हाथ में, लेकिन पायल पैर में पहना जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। वैसे यहां पे अंगूठी की जगह पे कुछ और भी होना चाहिए था, फिर भी अधिकतम सही के हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाता है। अब इसमें पानी की सही छवि यानी कि जल प्रतिबिंब से पूछ रहा है प्रश्न, पानी की सही छवि क्या होगी। वैसे यहां पे दर्पण भी बना है नीचे, यानी कि जल प्रतिबिंब की तरह यह व्यवहार करेगा। तो देखिए जल प्रतिबिंब में नीचे की वस्तु ऊपर, ऊपर की वस्तु नीचे दिखाई देती है, और दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग, इसमें ये ऊपर की तरफ ये जो है, ये इसका पतला वाला जो भाग है, ये पतला वाला भाग दाएं साइड में है, तो इसमें भी दाएं साइड में और नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए ये बाएं ऊपर है, इसमें दाएं ऊपर है, यानी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही, यानी कि यही हमारा आंसर ही है, इसीलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी सब में क्या दिक्कत है, देखिए इसमें देखिए ये जो पतला वाला भाग है, इसको ये किधर झुका हुआ है, तो दाएं झुका हुआ है। ये जो है पतला वाला भाग दाएं झुका हुआ है, लेकिन इसमें बाएं झुका दिया, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में दाएं का बाएं नहीं होता है। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ये वाला जो बाहरी चीज है, ये बाहर वाला चीज जो है ये बाईं तरफ ऊपर है, तो इसमें बाईं तरफ नीचे, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो इसमें ये दाएं तरफ है ऊपर, तो इसमें नीचे किया है, लेकिन ठीक है, लेकिन बाएं साइड में कर दिया है। ये जो पतला वाला भाग दाएं साइड में है, इसमें ये देखिए बाएं साइड में हो गया, जबकि जल प्रतिबिंब में दाएं की वस्तु बाएं जाती ही नहीं है। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वैसे हमारा आंसर मिल चुका है। और इसमें देखेंगे तो इसमें दाएं का बाएं तो ठीक है, लेकिन ये जो देखिए यहां पे इसमें दिक्कत कहां है, ये वाली चीज जो ये पतला वाला है यहां पर बाईं तरफ जा रहा है, और इसमें ये पतला वाला जो है भीतर की तरफ यानी दाईं तरफ जा रहा है। इसमें पतला वाला दाईं तरफ जा रहा है, तो इसमें पतला वाला ये जो नोक है ये बाईं तरफ जा रहा है, यानी कह सकते हैं इसका नोक उल्टा है। यानी कुल मिला के हमारा आंसर ए है। किसी भी तरीके से हम आंसर बता सकते हैं, कई तरीके से बता सकते हैं। अब सवाल जवाब, यानी इस सवाल का जवाब देने के लिए पहला और दूसरा कथन में से कौन सा कथन पर्याप्त है, यही हमें बताना होता है। तो धनेश के पिता को ठीक से याद है कि धनेश के पिता को ठीक से याद है कि धनेश का जन्मदिन, यानी कि पिता के हिसाब से धनेश के पिता को याद है कि धनेश का जन्मदिन कब है, तो 2 तारीख के बाद, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 तारीख के बाद, यानी 2 तारीख को नहीं, 2 तारीख के बाद। देखिए लिखा है 2 तारीख के बाद, लेकिन 9 के पूर्व, यानी कि 9 तारीख को नहीं, 9 से पूर्व है, यानी पहले है। और 2 तारीख के बाद, यानी 2 नहीं है, 9 नहीं है। और उनकी माता को याद है कि धनेश का जन्मदिन 6 तारीख के बाद, यानी 6 7 8 9, यानी कि लिखा है 6 तारीख के बाद, यानी कि 6 तारीख को नहीं, 6 तारीख के बाद।
और 9 तारीख के पूर्व, यानी कि 9 तारीख से 9 तारीख को नहीं बल्कि 9 तारीख से पूर्व है। तो दोनों के हिसाब से कौन सा सही है, जन्मदिन अगर तिथि बताना है तो इसमें ऐसा ही आंसर होता है जो दोनों में ही कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में ही है, तो 7 ऐसा है जो दोनों में है और 8 भी ऐसा है जो दोनों में है। यानी इसका जो जन्म हुआ होगा या तो 7 को हुआ होगा या तो 8 को हुआ होगा, लेकिन कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि 7 को है या 8 को है। तो इसलिए हम कह सकते दोनों कथनों 1 और 2 को तथ्यों को सवालों का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी दोनों मिलकर कथन प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं सटीक कि किस तारीख को उसका जन्म है। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहां पर एस है और यहां पर क्यू है, तो एस से पहले क्यू आता है, यानी कि माइनस में है। तो माइनस में है तो आपने सहूलियत के लिए, क्योंकि उल्टा वर्णमाला हम लोगों को नहीं याद है इसलिए हम लोग इधर से इधर देख लेते हैं। तो क्यू के कितने बाद एस आ रहा है, तो आर एस, यानी कि 2 के बाद, यानी यहां पे -2 है। के के बाद एल एम, यानी ये भी -2 है। सी के बाद लेकिन नहीं आ रहा है डीई, यानी यहां पर प्लस में हो गया है। ए के बाद बी सी, यानी +2 है। फिर यहां पर पी है तो क्यू आर, यानी यहां भी -2 है। यहां आर है तो एस टी, यानी यहां भी -2 है। यानी -2 फिर उसके बाद +2 फिर -2। तो यहां पर आंसर अब लाने के लिए माइनस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, सोच के बताने में। सोच कर बताने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करिए कि आपको वर्णमाला याद होना चाहिए इसके लिए। तो एस आता है 19 नंबर पर, 19 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 17। 17वां अक्षर होता है क्यू, क्योंकि ये 7 जैसा दिखता भी है। वर्णमाला आपको याद रहना भी चाहिए। अब सी में से 2 घटाना है, यानी 3 में से 2 घटाना है, एक और पहला अक्षर हो जाता है ए। अब यहां पर +2 करना है, तो ओ है तो पी क्यू प्लस करना आसान है। अब पी का मतलब क्या होता है 16, 16 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 14, 14वां अक्षर होता है एन। अब ई बराबर होता है 5, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3, तीसरा अक्षर होता है सी। पूरा आंसर ही आ गया है क्यू ए क्यू एन सी, क्यू ए क्यू एन सी, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। देखिए अगला प्रश्न है न्याय वाक्य से संबंधित। चित्र जल्दी से हम लोग बना लेते। सभी गायक नर्तक है, सभी गायक नर्तक है। कुछ नर्तक संगीतकार है, कुछ नर्तक जो हैं संगीतकार है। तो जब ऐसा चित्र बनता है तो एक और चित्र बनता है जिसमें ये भीतर तक काट देता है। तो जब निष्कर्ष दोनों में सही होगा तभी हम लोग निष्कर्ष को सही मानेंगे। गायक नर्तक, और इस बार ये भीतर तक चला आएगा संगीतकार। अब निष्कर्ष हम लोग पढ़ते हैं। कुछ संगीतकार नर्तक है, तो संगीतकार देखिए संगीतकार वाला वृत्ति ये है और संगीतकार वाला वृत्ति ये और नर्तक वाला वृत्ति ये है, यानी इतना भाग जो है ये कुछ संगीतकार नर्तक है, ये वाला भाग, और इसमें भी कुछ संगीतकार नर्तक है इतना भाग, यानी दोनों में ही सही है। सही बराबर सही हो गया है। कुछ नर्तक गायक है, तो जब बाहर और भीतर वाले वृत्त में बात हो, ये गायक है और ये नर्तक, बाहर भीतर वाले वृत्त में बात हो तो बाहर वाले को कुछ बोलते हैं, भीतर वाले को सभी बोलते हैं। तो देखिए कुछ नर्तक, यानी बाहर वाले को कुछ बोल रहा है, इसलिए ये कुछ नर्तक गायक है सही है। इसमें भी कुछ नर्तक गायक है सही है, इसमें भी सही बराबर सही हो गया। यानी हमारा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अब अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से संबंधित, रक्त संबंध से संबंधित। ये इशारा वाला प्रश्न है। कुछ छात्रों को इसमें दिक्कत होती है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप प्रश्न आसानी से सॉल्व न कर पाए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेन ने कहा, किसकी तरफ इशारा है, तो महिला की तरफ। सुरेन ने क्या कहा, वह। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए सुरेन ने कहा वह का मतलब महिला, इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। वह मेरे भाई, हमेशा याद रखिएगा, रटे रहिए दिमाग में। मेरे के जवाब पर वही आता है जो वाक्य को बोलता है। वैसे रटने की भी जरूरत नहीं, पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप रटे रहिए। मेरे के जवाब पे आता है कौन, तो वाक्य को कहने वाला। तो वाक्य को कौन कह रहा है, इशारा सुरेन ने कहा, यानी मेरा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, सुरेन के लिए। तो एक महिला की तरफ इशारा करते हुए सुरेन ने कहा वह का मतलब महिला। अब सारा परिचय इसी का देगा, यानी जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में याद रखिएगा इसी के लिए होगा, क्योंकि उसी का परिचय दे रहा है, महिला का ही परिचय दे रहा है कि महिला कौन है। तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो महिला होगा। यानी वह मेरे भाई यानी कि कौन है महिला, तो सुरेन के भाई की मां। सुरेन के भाई की मां यानी कि
इसकी भी ये माँ हो गई। सुरेन के भाई की माँ की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी अगर हम लोग यहां बना दें तो ये भी महिला क्या है, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट हम लोग को उसी को दिखाना है। इकलौती बेटी है, कौन है, तो मैंने बताया था शुरू वाला, वह के लिए जो बात के कहा जाता है वह के लिए ही अंतिम रिजल्ट आता है, अंतिम रिजल्ट वह के लिए ही आता है। तो लिख रहा है कि इकलौती बेटी है, तो बेटी कौन है, तो लास्ट में रिजल्ट आएगा ये महिला के लिए ही, यानी सुरेन के भाई की माता की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, यानी कि यही महिला के बारे में बात कही जा रही है, इकलौती बेटी है। फिर से देख लीजिए, सुरेन ने एक महिला, यानी इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह का मतलब महिला, मेरी यानी सुरेन के भाई की माता की इकलौती बेटी है। अब पूछ रहा उस महिला का, यानी जिस नाम के आगे का लिखा होता है उसी को बताना होता है ये कौन है, तो महिला कौन है, किसके हिसाब से, सुरेन के हिसाब से। तो इसके बगल में ही है पैरेलल में, यानी इसकी ये बहन है, वैसे भी इसकी माता ये है, ये दोनों भाई हैं और इसकी इकलौती ये बहन है। हमारा आंसर हो जाता है ए। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है दिशा परीक्षण से संबंधित। जगन अपने घर से प्रारंभ करते हुए दक्षिण पूर्व, तो अगर दिक्कत हो दिशा में चलाने में तो आप प्लस की कल्पना करके, ये दक्षिण है ये पूरब है, तो किधर चलता है, दक्षिण पूर्व की ओर, कितना, 9 किलोमीटर। आप इसको वैसे भी चला सकते हैं अंदाज से, ये सब प्लस बनाने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको अनुभव है तो 9 किलोमीटर अंदाज से हम लोग चला देते हैं। 9 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं 90 अंश मुड़ता है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में 90, या जिधर आप गया है वो उधर की तरफ चेहरा करके भी आप हाथ करके सोच सकते हैं, बाएं है तो इधर मुड़ गया, लेकिन कितना, 90 अंश, यानी कि ये नहीं कि ऐसे बना दीजिए, ये 90 अंश नहीं है, 90 अंश का मतलब ऐसे बनाइए। और कितना चला, 90 अंश मुड़ता है, और 12 किलोमीटर, ये 9 है तो इससे 12 थोड़ा सा ज्यादा आप चला दीजिए। चलकर मंदिर पहुंचता है, तो मान लीजिए कि ये मंदिर है, ये इसका घर था, मंदिर पहुंचता है। इस मंदिर से उसके घर पहुंचने के लिए कम से कम दूरी क्या होगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछी जा रही है। तो जब भी ऐसे यानी ये दिशा दे और ये तिरछा रास्ता, ये वाला पूछे, तिरछा रास्ता यानी जब भी कर्ण पूछे तो इसके लिए नियम ही है, ट्रिकी है कि कड़ी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, बस इतना ही करना है। यानी तिरछा रास्ता जब भी पूछे तो इन दोनों को बस हमें पता करना रहता है। तो आधार कितना है, तो 9 कड़ी में 9 का वर्ग प्लस ये कितना है, तो ये 12 का वर्ग, और फिर बराबर में 9 81 इसका वर्ग हो गया, और फिर 12 12 में 144। अब दोनों को जोड़िए कितना होगा, तो हो जाएगा 4 1 5 8 4 12 और 1 1 2, यानी कि 225। तो 225 को का वर्गमूल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। हमारा आंसर हो जाएगा डी। कहां गया, ये है। अगला प्रश्न देखिए, तार्किक बेन आरेख से संबंधित अगला प्रश्न है। तो पूछ रहा है इसमें मुर्गी देखें और मुर्गी अथवा मटन पसंद करते हैं। मुर्गी और मटन हम तो नहीं पसंद करते हैं, जो लोग भी पसंद करते हैं, मुर्गी और मटन जो लोग पसंद करते हैं उन लोगों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि वो लोग भी होना चाहिए, याद रखिए ये लोग भी होना चाहिए, नहीं कि बस मुर्गी पसंद करने वाले, तो कुछ जानवर भी हो सकते हैं, शेर भालू ये सब भी मुर्गी पसंद करते हैं, कुत्ते भी पसंद करते हैं, लेकिन इधर वाले को केवल नहीं टिक कर सकते, क्योंकि लोग केवल किससे दर्शाए गए हैं, इस बात को याद रखिएगा, लोग केवल त्रिभुज से दर्शाए गए। तो हमें लोग बताना है, मानव बताना है। इधर हो सकता है कि जानवरों के बारे में हो जो मुर्गी और मटन पसंद करते हो। तो मुर्गी और मटन पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो ये है मटन पसंद करने वाले लोग, ये है मुर्गी पसंद करने वाले लोग। तो ये जो 6 है, 4 है और ये 7 है। अब 13 क्यों नहीं होगा, तो ये केवल लोग हैं, ये ना मुर्गी पसंद करते ना मटन। 9 क्यों नहीं होगा, तो ये तो मटन जरूर पसंद करते हैं लेकिन ये लोग नहीं है। 8 भी लोग नहीं है, 11 भी लोग नहीं है, हो सकता है जानवर हो। तो 6 4 10 7 17 हमारा आंसर बी हो जाता है। देखते हैं ये प्रश्न अगला, जो कि एक दिशा परीक्षण से प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है डी एक पुस्तकालय है, ठीक है,
डी जो है एक, हम लोग बस लिख देते हैं, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, पुस्तकालय है। डी एक पुस्तकालय है जो शहर सी के पूरब में है। जो शहर, ये शहर है जो शहर सी के पूरब में है, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ए एक महाविद्यालय है। ए एक महाविद्यालय है जो शहर सी के दक्षिण में है। ए एक महाविद्यालय है। ए क्या है? तो एक महाविद्यालय है और शहर सी के दक्षिण में 6 किलोमीटर इतनी दूरी पर है। और ये क्या है? तो महाविद्यालय है। ए एक महाविद्यालय है जो शहर सी के दक्षिण में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जो का मतलब कौन? तो सी। जो पुस्तकालय ई के दक्षिण में है। जो का मतलब सी जो है पुस्तकालय ई के, यानी एक और पुस्तकालय, थोड़ा सा इधर जगह नहीं, थोड़ा तिरछा लिख दे रहा हूं या यहां लिख देता हूं, पुस्तकालय, ये भी पुस्तकालय ही है, कोई दिक्कत नहीं, दो पुस्तकालय अलग अलग नाम के पुस्तकालय। देखिए जो का मतलब सी, जो का मतलब सी, यानी कि सी पुस्तकालय, जो का मतलब सी पुस्तकालय ई के दक्षिण में, यानी कि यहां पर है। कितना दूरी है? तो ये भी 6 ही है। पुस्तकालय ई डी के उत्तर पश्चिम है। पुस्तकालय ई जो है, पुस्तकालय ई डी के उत्तर पश्चिम में है। कितना दूरी पे तो नहीं लिखा है, तो पुस्तकालय ई के, देखिए यही यानी कि सही है हमारा प्रश्न। पुस्तकालय ई जो है किधर है? तो डी के उत्तर पश्चिम है। डी के, तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम है ही हमारा, बिल्कुल सही है। तो अब क्या पूछ रहा है कि ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में का मतलब ए जहां पर है वहीं पे खड़े होकर देखना है, यही ए है, हम लोग लिखना भूल गए। तो ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में यानी कि यहीं से खड़े होकर देखना है ई किस दिशा में है। तो ई तो एकदम ठीक ऊपर है, यानी कि दक्षिण उत्तर में है। हमारा आंसर हो जाता है बी, उत्तर। देखिए आंसर है बी, उत्तर। अगला प्रश्न है, फिर इशारा वाला प्रश्न है रक्त संबंध का। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा वह, याद रखिएगा हमेशा मैं बता रहा हूं, वह के लिए ही अंतिम रिजल्ट आता है। जो लास्ट में लिखेगा इकलौता बेटा, जैसे लिखा इकलौता बेटा है, तो ये बेटा किसको कहेगा? तो वह को ही कहेगा। तो वह का मतलब जिसकी तरफ इशारा होता है, किसकी तरफ? तो वह का मतलब फोटो में जो है, फोटो में जो है वही ये वह है। कौन है? तो मेरे की जगह पे कौन आता है? तो वाक्य को मैंने बताया था कहने वाला, कौन कह रहा है? लड़का। लड़के ने कहा मेरे नाना जी, यानी कि लड़के के नाना जी, यानी कि नाना जी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं, तो लड़की की माता और माता के पिता, यही हो गए लड़के के नाना जी के इकलौते दामाद। इसके नाना जी के इकलौते दामाद का मतलब ही होता है मेरे पिता। नाना जी के इकलौता दामाद यानी कि इनकी पुत्री है और इनसे कोई विवाह किया होगा, इनकी पुत्री से, ये नाना जी इनकी पुत्री से कोई विवाह किया होगा, नहीं, यही इनके इकलौते दामाद हैं। इकलौते दामाद का इकलौता बेटा, यानी इन दोनों से एक ही बेटा है, तो ये खुद है। इकलौता बेटा है, तो इकलौता बेटा है कौन? तो ये आया था, और यहीं पर हमें लिखना पड़ेगा यही फोटो वाला, क्योंकि ये यानी कि अपने ही तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि वह स्वयं है। अगला प्रश्न है वेन आरेख से संबंधित, फिर से एक पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी न गणित और न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। न तो गणित को पसंद करते हैं और न ही अंग्रेजी को, और याद रखिए वो क्या होने चाहिए? विद्यार्थी भी होने चाहिए, यानी कि छात्र भी होने चाहिए। तो कौन सा ऐसे विद्यार्थी जो न गणित पसंद करते हैं न अंग्रेजी? तो ये गणित को पसंद करने वाले को दिखाया गया है आयत से, और ये छात्र जो है ये दिखाया गया है इस षटकोण से, और अंग्रेजी वाले को दिखाया गया है वृत्त से। तो कितने छात्र ऐसे हैं जो न तो अंग्रेजी पसंद करते हैं और न ही गणित? तो ये गणित से इतने ये सब बाहर हो गए, यानी ये भी गणित वाले हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और जो छात्र अंग्रेजी भी ना पसंद करते तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी के भीतर है, ये भी नहीं होगा। तो बच ही क्या गया? बस 21 बच गया, यानी वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया डी। अब इसमें कुछ करना नहीं, बस अलग कुछ चुन लेना है। तो इसमें कौन सा अलग है? तो मशाल से क्या होता है? प्राचीन काल में जो मशाल होता था, मशाल से ही उजाला होता था। बल्ब से भी
उजाला होगा, ट्यूबलाइट से भी उजाला होगा, लेकिन स्विच से उजाला नहीं होता। हो सकता है वो स्विच जो है पंखे का हो, ये मत समझिए कि स्विच हमेशा बल्ब का ही होता है। फिर अगला प्रश्न ये रक्त संबंध का फिर से आ गया, यानी एक ही मीटिंग में 3-3 प्रश्न, 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न रक्त संबंध के भी पूछे जा रहे हैं। तो Q जो है S की इकलौती बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं हम लोग। Q जो है S की इकलौती बेटी है, इसलिए एक पीढ़ी नीचे और माइनस और एक लिख देते हैं, यानी कि एक ही बेटी है, याद रहे। S P के ससुर है, S जो है क्या है, ससुर है, S ससुर है, यानी एक पीढ़ी ऊपर होंगे, किससे, P से, यानी कि S जो है P के ससुर है। P के ससुर है का मतलब किसी का भी ससुर कौन होता है, ससुर का मतलब उसकी पुत्री से वो विवाह किया होगा। तो S किसके ससुर है, ससुर है का मतलब प्लस पता चल गया, ससुर है किसके, P के, यानी इनकी ये पुत्री इकलौती, तो अब तो कोई पुत्री नहीं जिससे वो विवाह किया, यानी इन्हीं से ये मजबूरी है कि विवाह किया होगा, तो इनकी पुत्री से विवाह किया, तो अब ये इसके ससुर आराम से बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। के बी का मामा है, तो न तो इसमें के लिखा है न तो बी लिखा है, यानी इस लाइन को हम लोग कुछ देर के लिए पेंडिंग में रखते हैं, क्योंकि अभी जुड़ नहीं पाएगा, ना तो के इसमें मौजूद है ना बी। तो हम अगली लाइन लेते हैं इसको, लेकिन लेना छोड़िएगा नहीं। बी एस का पोता है, बी क्या है, पोता है, यानी कि 2 पीढ़ी नीचे रहेगा, किससे, एस से, तो एक पीढ़ी ये हो गया, एक पीढ़ी और नीचे कहीं रहेगा, कौन, एस। लेकिन इनका अगर लड़का बना देंगे एस को, तो बी को, तो ये इनका नाती हो जाएगा, क्योंकि ये पुत्री का पुत्र नाती होता है, तो हमें यानी कि एक और इनका लड़का है, कोई इनका एक और लड़का है, और उसी का ये लड़का है कौन, तो बी। अब जाके इनका लड़का और ये इसका पोता, क्योंकि इकलौती पुत्री बोला था, इसकी इकलौती पुत्री की है, यानी इकलौती पुत्री बोला है, तो और पुत्र कई हो सकते हैं, पुत्री अब कोई नहीं होगी। अब ये एक पुत्र बना के हम यहाँ पुत्र बना दिया, यानी इनका ये पोता हो गया। अब पिछली वाली लाइन में बी आ गया है, तो बी है तो जुड़ सकता है, इसको हम लोग ले लें, नहीं तो भूल सकते हैं इसको। के बी का मामा है, के जो है बी का मामा है, तो बी का मामा है तो जरूर एक पीढ़ी ऊपर होगा, और मामा का मतलब होता है माता का भाई। के किसका मामा है, बी का, यानी इनकी कोई माता होंगी, ये तो इसके पिता हैं, तो इसकी कोई माता भी होंगी, और माता के कोई भाई होंगे, और यही भाई कौन है, के है, यानी यही अब इसके मामा हो गए। देखिए ये पिता थे तो इनकी हम माता बना दिए, यानी ये पति पत्नी हो गए, और ये इस माता के भाई हैं, प्लस से दर्शाया मैंने, और यही भाई है, तो ये बी के मामा हो गए। टी जो एक महिला है, इसमें नहीं है, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, उसका दामाद पी है, टी का दामाद पी है, तो ये तो ऑलरेडी किसी का दामाद है, टी दामाद है। देखिए क्या लिखा है, टी जो एक महिला है, टी का दामाद पी है, तो टी से जरूर एक पीढ़ी नीचे होगा पी, क्योंकि टी का दामाद पी है, यानी टी की पुत्री से विवाह किया होगा, टी के किसी पुत्री से इसने विवाह किया होगा। तो टी कहां है, तो इसमें टी अभी हम लोगों ने नहीं बनाया, टी का दामाद पी है, पी यहां पे बनाया है, तो पी ने तो पुत्री यहां तो पी का पहले से विवाह हो गया है, तो यानी कि यही वो पुत्री है, टी की पुत्री, यानी कि यहां पर आएगा टी, और टी की पुत्री से, यानी यही है, यानी ये दोनों पति पत्नी होंगे, यानी कि इसकी पुत्री से इसने विवाह किया है, तो टी की, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, टी जो एक महिला है, यानी ये महिला, ये पति पत्नी हो गया, उसका दामाद पी है, तो ठीक है, एक बार तो इसने विवाह कर ही लिया पहले से, तो अब दूसरा कोई नहीं हो सकता, यानी यही है जो इसका अब दामाद होगा, क्योंकि इसके पुत्री से इसने विवाह किया है। थोड़ा लंबा चौड़ा वृक्ष इसका बना दिया है फालतू में। आर डब्लू का बेटा है, आर जो है, इसमें आर कहां है, आर अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, आर डब्लू का बेटा है। डब्लू एस की इकलौती बहू है, डब्लू जो है एस की इकलौती बहू, इसकी इकलौती बहू, यानी इसके एक ही पुत्र से, एक ही पुत्र की विवाह हुआ है, जिसकी इकलौती वो, इसका इकलौता पुत्र फिलहाल में यहां पे दिख रहा है, और भी पुत्र हो सकते हैं, खैर, तो ये पुत्र दिख रहा है जिसका विवाह भी हो चुका है, और क्या यहां पे कह रहा है कि डब्लू जो है इसकी इकलौती बहू है, डब्लू जो है यही डब्लू है, डब्लू जो है इसकी इकलौती बहू है। देखिए इसका पुत्र है, पुत्र की ये पुत्र वधू है, यानी इसकी पत्नी है, तो आराम से ये देखिए ये इसका पुत्र है,
और पुत्र की ये पत्नी है, यानी ये इसकी बहू हो गई। देखिए WS की इकलौती बहू है, यानी अब इसका और भी बेटे होंगे लेकिन हो सकता है उनका भी विवाह नहीं हुआ। ये जो है ये तो इसका भाई है जो कि K है, और ये इसका मामा है, इकलौती बहू। अब पिछला वाला लाइन जुड़ चुका है, हम लोग इसको ले लेते हैं। R W का बेटा है, R जो है W का, यानी एक बेटा तो था ही यहां पे, एक और यानी कि बेटा है। R जो है W का बेटा है। अब प्रश्न पूछ रहा है इतना बनाने के बावजूद, B का W के पति से, वो भी W से नहीं, W के पति से क्या संबंध है? B का मतलब यानी यही B कौन है, यही हमें लास्ट में अब बताना है। B कौन है किसके हिसाब से? तो W के पति से। W कहां है? तो W ये है और इसके पति, देखिए W ये है तो इसके पति कौन है? ये है। B का किससे? W के पति से, यानी इनका जो पति है इसको क्या बोलेगा? तो इसके नीचे है डायरेक्ट, यानी इसका पुत्र है, इसका भी पुत्र है। तो W और ये दोनों ही, इसके पति भी, खैर इसका नाम नहीं लिखा है कि क्या है, यानी कि W का भी लड़का है, W के पति का तो लड़का होगा, यानी W के पति का वो क्या है? लड़का है, यानी कि बेटा। हमारा आंसर इतना घूम फिर के हो जाता है C। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।